सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज सुबह से हम हैपनिंग्स देख रहे हैं और जिस तरह से आज सुबह आगाज़ हुआ, पुलिस ने इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकज़ी दफ्तर पर छापा मारा। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन को ये कहा जा रहा है कि उनके पीटीआई के सेक्रेटेरिएट के दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस राय के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि पीटीआई का जो इस्लामाबाद में मरकज़ी दफ्तर है डिजिटल दहशत गर्दी का गढ़ और डिसइंफॉर्मेशन का हब था, ये कहा गया। और साथ ही साथ इस हवाले से शिबली फराज ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं उनके बयान हल्फी ये हथियाने की कोशिश थी, एक बहाना था जो रेड थी आज की। इसके अलावा आज एक इंतहाई अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस DGISPR की जानिब से हमने देखा कि दोपहर में ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और बनू वाक़े के हवाले से कहा गया कि जी अमन मार्च में एक सियासी इंतशारी टोला जिसकी वजह से ये अनरेस्ट वाली जो वहाँ पे सूरत हाल पैदा हुई, तो ये भी सारा मलबा हमने देखा कि पीटीआई के ऊपर डाल दिया गया और कहा यह गया कि 9 मई के जो मनसूबा साज थे वो किसी भी तौर पर मुल्क में हम देख रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं और फस्तायत जो है उनकी जानिब से की जा रही है। अब साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उसका रिएक्शन पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बैरिस्टर गौहर साहब ने भी उसका जवाब दिया और उन्होंने यही कहा कि जनाब ये जो हुकूमत जो भी ऑपरेशन करना चाह रही है अज़्म इस्तेहकाम, उसको उस मामले पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से कोई इस हवाले से अभी तक कोई ब्रीफ नहीं किया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। ये तमाम मामला आपके सामने मौजूद हैं। अब अपने तज्ज़ियाकारों से आज जानने की कोशिश ये करते हैं कि आज जो एक तो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से वो क्या राय रखते हैं, चूँकि जो एक हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त जो एक डेडलॉक पाया जा रहा है, एक स्टेलमेट पाया जा रहा है, ये मामला किस जानिब जाएंगे। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की जानिब से जो आज की ख़ास तौर पे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी पीटीआई को कहीं ना कहीं बैन करने की जो बातें थी वो तकवीत दे रही है ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या नहीं। मैं तारुफ़ करवा देती हूँ अपने पैनलिस्ट का। नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि एहतशामुल हक साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद होंगे। डॉक्टर दानिश वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं लगारी साहब, ये आपके सामने सारे मामलात मौजूद हैं जहाँ हम बात करते हैं कि एक दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए ताकि मामलात आगे बढ़ें। एक जानिब हम देख रहे हैं एक सियासी पार्टी मौजूद है जिसके हवाले से कहा जाता है कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा हिस्सा मौजूद है, एक मकबूल पार्टी कह लें आप। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जनाब मुक़्तदरा काफ़ी बरहम है। आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी हमें मामला दिखाई दिए। ये ख़ास तौर पे जो आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है ये पीटीआई को जो बैन करने वाले मामलात हैं ये कहीं ना कहीं तक़वियत दे रहे हैं। ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से आपको कुछ ऐसा मालूम हुआ? मेरे ख्याल में बहर रास्त ऐसी बात तो मैंने नहीं सुनी है, चूँकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना है और ये इस तरह की शायद कोई बरह रास्त बात ना हो कि वो, लेकिन एक इंतशारी टोला का इस्तेलाह जो इस्तेमाल की जाती रही है वो गालिबन ये पीटीआई की तरफ ही उनका इशारा था और इस सिलसिले में वो अमली इक़दामात की भी बात की गई है, लेकिन अमली इक़दामात होंगे क्या। और इशारा ये भी था कि 9 मई के जो करने वाले हैं, जो जिन लोगों ने ये 9 मई के वाक़े के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जब तक नहीं होगी तो इससे फस्तायत को यानी फ़ाशिज़म को जो है वो सहारा मिलेगा या फ़ाशिज़म ही इससे मजबूत होगा। हम भी यही समझते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या किया है। अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़ाहिर है DGISPR ने किया है और वो नुमाइंदगी तो अपने इदारे की कर रहे हैं और वो हुकूमत की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे हैं और ना वो उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो जुडिशल एक कोर है हुकूमत की, यानी अटार्नी जनरल और फिर प्रोसिक्यूटर, फिर एडवोकेट जनरल, फिर सारे के सारे प्रोसिक्यूटर जनरल, ये जो लोग हैं इनकी फौजी ज़फ़र मौज है इनके पास। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कितने केसेस को इन्वेस्टिगेट किया, कितने केसेस के चालान तैयार किए, कितने केसेस इन्होंने कोर्ट में लेकर आए। अभी तक तो कोई हमारे सामने ऐसी तफसीलात नहीं है, चंद एक केसेस के अलावा कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हमें मालूम हो कि उन्होंने वाकई ऐसा किया है।
बल्कि जिन लोगों की वीडियोस और ऑडियोज़ और बहुत सी चीज़ें आप शहादत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, वो अदालत के ज़रिए छूट कर बाहर आ गए हैं और अपना बिल्कुल आज़ादी से अपना काम भी कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल भी हमारे सामने, हम जिन चीज़ों को एविडेंस समझ रहे थे वो तो ज़ाहिर है कोर्ट ने एविडेंस नहीं माने हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ या मामला कमज़ोर है या कोई दूसरा पहलू है जिसकी वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। मेरा ख्याल ये है कि किसी भी तरह से कोई भी इदारा, फ़र्द, हुकूमत, जमात या कोई भी तंजीम अगर किसी दूसरी तंजीम, पार्टी या फरीक को या मुखालिफ फरीक को नेस्त व नाबूद करने का सोच ले तो ये बहरहाल एक ऐसा इक़दाम है जिसकी हिमायत नहीं की जा सकती है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके जो भी गलत काम है आप उनका ज़रूर एहसाब करें, आप ट्रायल करें, मुकदमा चलाएं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अदालती प्रोसेस होना चाहिए। मैं ये भी अर्ज़ करता हूँ कि दिखावे का नहीं होना चाहिए कि फेयर एंड फ्री ट्रायल आप उनको दें, उसके बाद जो भी उनकी सज़ा बनती है वो दें। लेकिन ये नहीं है कि आप ये तय कर लें कि जनाब हमने उनको एब्सोल्युटली कुचल ही देना है। तो अगर कुचल देने वाली बात है तो उसको नहीं अच्छा समझा जाएगा और उसके नताइज को भी अच्छा नहीं समझा जाएगा। मेरा ख्याल है कि एक होशमंदी का तकाजा है, न सिर्फ ये कि हुकूमत से बल्कि PTI से भी, क्योंकि PTI की लीडरशिप जिस इंतहा पर खड़ी हुई है वहाँ तक तो बहुत मुश्किल है किसी का रसाई तक जाना कि हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, किसी के साथ डायलाग भी नहीं करेंगे। अच्छा, डायलाग का क्या मतलब है? जब आप मुज़ाकरात में जाएंगे वो ज़माना नहीं रहा है, एक एक सेकंड की खबर आती है और लोगों को पता चल जाता है कि क्या मुज़ाकरात हुए हैं। ये नहीं है, अब मीडिया ओपन हो चुका है। अब अगर मीडिया किसी हद तक इसमें भी हो, रिस्ट्रेन में भी हो, तब भी आपका जो सोशल मीडिया है, जो फ्री मीडिया है, वो तो आपको बहुत ज़्यादा खबरें दे देता है। तो ये नहीं है कि अगर मुज़ाकरात के लिए जाएंगे तो आप यरगमाल बना दिए जाएंगे। हो सकता है कि आप दलील के साथ बात करें और कोई रास्ता निकल आए, और मुल्क के लिए कोई रास्ता निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह से डेडलॉक रहा और इसी तरह से मुल्क जो है वो अनाओं की भीड़ चढ़ा रहा, अगर इसी तरह से लोगों की खुद पसंदी जो है वो मुल्क से ज़्यादा बड़ी चीज़ होने लगी तो फिर मसाइल पैदा होंगे। डॉक्टर साहब की जानिब आती हूँ, वक्त कम है, मैं 1 बाय 1 और मैं शॉर्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश करूँगी जो कि आगे भी बढ़ना है। डॉक्टर साहब, ये आप समझते हैं कि PTI को बैन करना ही इस वक्त आगे बढ़ने के लिए या सिस्टम को आगे चलाने के लिए ये कितना ज़रूरी क्यों समझ रही है, चाहे हुकूमत हो या मुक़्तदरा जिस तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए? दूसरी चीज़ ये कि अगेन मसले का हल आप क्या समझते हैं कि किस तरह से निकाला जा सकता है? देखिए, PTI के बैन करने से फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज ने ना किसी को कुचलने की बात की है, ना PTI को बैन करने की बात की है, ना किसी कोई, उसने 5-6 चीज़ों को आपको नहीं लगता कि वो बहुत अहम तौर पर उसको हाईलाइट किया है। उन हाईलाइट की बातों को सामने ज़रूर समझना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी और अमली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है, और उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी को एक्सप्लेन किया है, दहशतगर्दों को एक्सप्लेन किया है, दहशतगर्दी को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में जब तक डिजिटल दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हुकूमत कार्रवाई नहीं करेगी तो इसका कोई सद्देबाब नहीं है। उन्होंने कहा हम तो बहुत से इलाके दहशतगर्दों से क्लियर करके हुकूमत के हवाले करते हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने सूबाई हुकूमत और वजारत दाखिला जो मरकज़ी है उनको ये बात कही कि हम तो खाली करके देते हैं लेकिन इसके बावजूद वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। रही तो बात कौन सी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर साहब? वही तो मैं कह रही हूँ कि ऑब्वियसली अगर सबूत हैं तो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कौन सी होती है? ये जो रोजाना आप लाशें उठा रही हैं, रोजाना काकुल से निकले हुए बच्चे जो हैं, वो जो लड़के हैं जो काकुल से निकले हुए वजीरिस्तान में, KPK में, बलूचिस्तान में शहीद हो रहे हैं, और जो TTP जो है वो अफगानिस्तान में बैठकर वहाँ से अंदर आती है, और उसके सहूलतकार यहाँ कौन है? सबको पता है कि इमरान खान के ज़माने में 40,000 दहशतगर्दों को बसाने की बात की गई थी। जेल से जो लोग रहा हुए थे और गए थे वो भी तो बहुत बड़े दहशतगर्द थे जिसके बारे में आज तक नहीं। और देखिए, उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही बन्नू वाक़या से के लिहाज से
कि ये सूबाई हुकूमत का मामला है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालना। अगर वहाँ दहशतगर्द उस मॉब के साथ मिलकर कैंट की तरफ बढ़ेंगे, जिस तरह 9 मई हुआ है, तो फौज तो रिटेलिएट करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि दहशतगर्दों से जगह खाली। एक ज़माना था जब पीटीए पीपल्स पार्टी और फौज ने मिलकर सवात से दहशतगर्दों को निकाला था। एक ज़माना था जब जब कराची में और हर जगह बम ब्लास्ट हो रहा था, खुदकुश हो रहा था, तो वजीरिस्तान से पूरी की पूरी उनकी फैक्ट्रीज़ को जो है वो ख़त्म किया था। कहने का मतलब है कि फौज जो है वो किसी जगह पर साफ करने के बाद जो है वो वहाँ बैठकर इंतज़ामिया नहीं चलाती। ये काम होता है आपके इंतज़ामी का, यानी सूबों का। लेकिन सूबे मुकम्मल तौर पर उन्होंने दो बात की उनका फेलियर दिखाया है। एक तो ये कि दहशतगर्द जो अमली तौर पर यहाँ अटैक कर रहे हैं वो खाली कराते हैं, तो इंतज़ामिया या हुकूमत उसको सीरियस नहीं ले रही है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि डिजिटल जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें कोई ऐसी चीज़ हुकूमत नहीं कर रही है जिससे ये लोग जेल में जाएं, पकड़े जाएं, ताकि ये रुके। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि अज़म इस्तेहकाम जो है वो क्या है। अज़म इस्तेहकाम के पीछे जो चंद सियासी पाकिस्तान में हमेशा सियासतदानों ने किसी अहम तरीन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम को जो है रोका है। किसी को तकलीफ होती है वो, लेकिन किसी को, मैं ये बात यहाँ बताना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों में सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तान को मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे नहीं बनाने देते। कालाबाग डैम पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन वो उनकी लाशों से बनेगा। इसी तरीके से ये अज़म इस्तेहकाम जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है। अब पाकिस्तान की फ़ौज को ये फ़ैसला करना है कि जो दहशतगर्द सरहद पार करके यहाँ आ रहे हैं, जहां अफगान हुकूमत इनको सपोर्ट कर रही है। आपने फ्रैंकफर्ट पे देखा कि किस तरह अफगानियों ने पाकिस्तान के परचम को उतारा और जलाया। आपने 80 लाख अफगानियों को यहाँ पाला है, ये किसी के हैं? आपने देखा कि ये जो टीटीपी है, ये जो अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो लोगों को मारती है, दहशतगर्दी करती है। अभी नूर मोहम्मद का उन्होंने हवाला दिया है कि उसकी ऑडियो पकड़ी गई है जिसमें उसने कहा है कि स्कूलों को और आपके अस्पतालों को जो है उड़ा दो, उसमें नाम ना आए। तो क्या पता है कि जी फौज जब ये एक्शन करने जाए अज़म इस्तेहकाम उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो सरहद पार बैठे हुए हैं और जिनके सहूलत कर यहाँ सियासी जमातों में है, कोई शक नहीं है कि सियासी जमातें इनको सपोर्ट करती नहीं। ये गुल बहादुर कौन है? ये गुल बहादुर वो तालिबान है जिसको पाकिस्तान की हुकूमत और सियासतदानों ने सपोर्ट किया, और आज इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को ये पहुंचा रहा है। तो बातें बहुत हैं, लेकिन बहरहाल आपके पास टाइम कम है। जुल्फ़िकार साहब, ये अभी सारी सिचुएशन को देखते हुए, हालात की संगीनी को देखते हुए, हम किस जानिब जा रहे हैं? आज का प्रेशर भी आपके सामने मौजूद है, और उसके बाद रिएक्शन, और जो अभी हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन बढ़ चुका है पीटीआई के अगेंस्ट, और उसमें तेज़ी आ चुकी हुई है। आमना, ये तो आनी थी, इसलिए कि इससे पहले तक हम प्रोग्राम में बात करते थे या मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर हम बहुत सीनियर जो तज्ज़ियाकार हैं उनकी ये बातें सुनते थे, जो बहुत बाखबर होते हैं, जैसे दानिश साहब हैं, उनको पता होता है कि टेम्परेचर, उस तरफ का टेम्परेचर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का टेम्परेचर क्या है। तो ये होना था, और ख़ासकर जब सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला एक आया, जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक सियासी फ़ैसला था, इस फैसले के बाद पीटीआई फैसले से पहले उसमें थी, मूड में थी कि हम कोई बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। लेकिन उसके बाद एक हवा सी भर गई कि जी, उस गुब्बारे में हवा भर गई कि हम बात नहीं करेंगे, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, और दोबारा इलेक्शन कराए जाएं और इलेक्शन कमीशन के तमाम लोग मुस्तफ़ी हो जाएं। तो फिर वो एक किस तरह से, देखिए, फ़ातह आदमी अगर किसी को फ़तह हो जाती है, फ़ातह होने का मतलब ये है कि वो कमज़ोर के सर उड़ाना शुरू ना करे, वो उसके साथ भी उसी तरह पेश आए अगर वो समझता है कि मैं फ़ातह हूँ, दूसरा कमज़ोर है। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन ये है कि अगर ये होना था, हम अपने प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकालेंगे, और आज के नज़ाकत, आज के जो हालात हैं, जो एक मुश्किल हालात में जो आपने किया, जो आप पर चार्जेस हैं, जो आप पे इल्ज़ामात हैं 9 मई के, उसको देखते हुए आप हिकमत अमली इस तरह शुरू करें कि जिस तरह बहुत नरमी का, लचक का,
कि इस तरह मामले को। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी जो गुब्बारा है उससे हवा नहीं निकलेगी कि नहीं जी हमने तो बिल्कुल लोगों ने हमें मैंडेट दिया, हमें तो 200 सीटें हमारे पास थी, हमें तो हराया गया है, हम तो रूल करने वाले हैं और बज़ाहिर हम इस वक्त रूल कर रहे हैं मुल्क को और ये कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में कभी मामला हल नहीं होंगे, चाहे आप जितने भी मजबूत हो जाए। फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें कि विदिन 2 to 3 days मैं इसको जरा खत्म कर लूं अगर मुझे अगर इजाजत दें। सर नहीं, वो इसी में ऐड करें ना, जो हुकूमत की जानिब से मैं सिर्फ इसको वाइंड अप करता हूं जी जी बोलें आप वर्डिक्ट आया उस पर जो हुकूमती रिएक्शन था 2 से 3 दिन में कि पार्टी को बैन करने की तजावीज़ सामने आ रही हैं और उसके बाद आर्टिकल 6 लगने के मामला थे। अब उस सूरत हाल में हम डायलॉग की जानिब कैसे बढ़ सकते हैं अगेन के सिस्टम आगे चलाने के लिए? अब हुकूमत को भी तो वो जो वर्डिक्ट था उसमें आप अपील की जानिब जा सकते हैं, नजर सानी अपील के, लेकिन ये इस सख्त किस्म का रोबस्ट किस्म का जो रिएक्शन था उससे क्या एक फरीक अगर कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगाने का और बैन करने का, तो आप मामला कैसे आगे बढ़ाएंगे? आमना अगेन बात यह है कि अगर आप बातचीत के लिए रास्ता थोड़ा सा वो करें तो दूसरी पार्टी इतनी मजबूत नहीं होगी, इतनी उनके सख्त गिर नहीं होगी, हॉकिश उसका वो एटीट्यूड नहीं होगा। लेकिन अगर आपके मामला खुद आप ये समझें कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम इतने मजबूत हो गए हैं और ये गवर्नमेंट जो है इसको हम हवा में उड़ा देंगे और ये गवर्नमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हमारे सामने पाश हो जाएगी और हम इस तरह, तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल फिल्मों वाला ही डायलॉग है कि हम एक अपने जो है ना वो उससे बुर्ची से सबको जो है चीर फाड़ कर देंगे, वो फिर नहीं हो सकता है। आपको तब भी रास्ता निकालना पड़ेगा, रास्ता निकाल उनका सख्त, अगर गवर्नमेंट का कोई सख्त रवैया है आप तो अपना लचक तो लेके आए ना, तो लोग आपके साथ देंगे, दूसरे जो दरमियान के जो लोग हैं वो आपके साथ देंगे। इस वक्त जो दरमियान के लोग, पीपल्स पार्टी कल तक बड़ा नरम गोशा रखती थी, लेकिन आपने उनको चोर डाकू पता नहीं क्या क्या कह के आपने अपने से दूर कर दिया। तो रवैया आपका सियासी नहीं है, जब आपका रवैया सियासी नहीं होगा तो फिर आपका कोई साथ नहीं देगा। हमवार यही आप रास्ता हमवार करें कि आप अपने साथ पार्लियामेंट में बैठे हैं, रवैया खुला। और मैं जो बात करना चाह रहा था, DGISPR की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने ये कहा कि डिजिटल जो आपके दहशतगर्द हैं, यानी आपके लोगों ने जो अभी तक प्रोपेगेंडा बंद नहीं कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, तो फिर हम कैसे बात करें और फिर कैसे सख्तियां कम करें। शायद फिर ये एक बहुत ही एक्सट्रीम में ये उठाना पड़ा, लेकिन मेरा ये है कि आप अगर आप सही हैं तो आप पर जितने संगीन इल्ज़ामात लगाए जाएं आप जाके फेस करें कोर्टों में। कोर्ट पे आपको इतबार होना चाहिए, जैसे कोर्ट ने फैसला दिया आपके हक़ में, आगे चल के मुमकिन है कि कोर्ट आपको सबको बरी कर दे और आपका बोलबाला हो। ठीक है एहतशाम साहब, अभी जो सारे मामला हम देख रहे हैं इसमें सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि आगे जिस तरह से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से आज के प्रेसर में भी बात हुई और रिएक्शन जो PTI का आया है, वो ये कह रहे हैं कि आपने पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया, ब्रीफ ही नहीं किया। इस पर हमने ये देखा था APC कॉल करने की दावत दी थी, PTI का भी इस पर पॉजिटिव रिएक्शन आया था कि APC का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उसके बाद हुकूमत की जानिब से अभी तक ना तो वो APC कॉल की गई है और दूसरी जानिब पार्लियामेंट को भी उस तरह से ब्रीफ नहीं किया जा रहा था इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन के हवाले से। फिर जो बनू रिएक्शन था, बनू में जो सारी सूरत हाल बनी, उसका फिर आज जो प्रेसर था जो 9 मई से उसको जोड़ा गया, ये किस जाने मामला जा रहे हैं? देखिए हम ना आपने अपने इंट्रो में बात की थी डेडलॉक की। अब देखिए डेडलॉक जो है ना वो बड़ी बदकिस्मती है, हमें हर सतह पे नजर आ रहा है, सियासी जमातों की सतह पे नजर आ रहा है, अदलिया की सतह पे नजर आ रहा है, हुकूमत की सतह पे नजर आ रहा है, एस्टैब्लिशमेंट की सतह पे नजर आ रहा है। और ये तो हम देख रहे हैं कर्से से माजराई, टकराव, तसादम, ये उस तरफ जाना बहुत हम देखते हैं तेजी से जा रहे हैं। सारे लोग इस वक्त कर क्या रहे हैं, वो मीडिया के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर सियासी लीडर रहनुमा जो है ना वो उसको आसान काम समझता है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कह दूं और फिर मैं किसी को दबाव में लाऊं, प्रेशराइज करके अपनी बात बनवाऊं तो शायद उनकी बात मानी जाए। देखिए अभी बन्नू का कितना जिक्र हुआ है, मुझे जाती तौर पे आमना इस बात का इल्म है कि बन्नू के वाक़े के बाद जब इन्होंने कहा था कि जी हम यहाँ से फौज को KP से निकाला जाए, तो ये उनको एक मैसेज दिया गया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि ठीक है, खास तौर पे गंडापुर साहब को कि चलें हम निकाल लेते हैं, संभालें आप। उसके बाद गंडापुर ने मेरी तला ये है कि इनको कहा कि नहीं जी फॉर गॉड सेक ये काम मत करें। उन्हें कहा फिर ये सियासत करने के लिए रोज बयानबाजी करते हैं, जो प्रैक्टिकली चीजें होनी चाहिए, मार हम खा रहे हैं, लाशें हम उठा रहे हैं,
क्या सूरत हाल पैदा होगी? आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं। उसके बाद गंडा साहब ने सॉरी करके उनको कहा नहीं जी नथिंग डूइंग, आप अपना काम करें, हम बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए बातचीत नहीं हो रही है आमना, एक अरसे से हम लोग कर रहे हैं कि ये जब तक बातचीत का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर को आप कहेंगे कि फॉर्म 46 का प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा ना आपको कि यहाँ बैठ के बात करते हैं। सब लोगों ने कहा बात करते हैं, लेकिन बात नहीं हो रही। अब एक नया जो रखना मुझे जाती तौर पर लग रहा है, ये फजलुर रहमान साहब ने एक और नया पता खेला है। अब उनका आपने बयान पढ़ा, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी मेरी तरह ये है, मुझे पता चला है कि पीटीआई जो है ना वो असेंबली से निकलना चाहती है, केपी से। यही वही गलती है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब पीपल्स पार्टी ऑफ एमएलएन को कहते रहे थे। जब ये आपने देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो ये पीपल्स पार्टी ऑफ एमएलएन नहीं माना था। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो मौलाना साहब क्योंकि लगता है उन्हें कि वो शायद सियासी तौर पर कुछ अर्से के लिए दूर चले गए हैं, एक सीट जीती है उन्होंने, और वो एक ही बात करे चले जा रहे हैं कि नहीं आप असम्बलियों से बाहर निकले या ये कि आप सड़कों पे आ जाए। तो मेरा ख्याल है ये फिर एक बड़े गलत तरफ चली जाएगी। अच्छा, अब दूसरी बात जो है ना हमला बड़ी अहम है कि इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट कह रही है, हुकूमत कह रही है कि जी ये जो 9 मई है, अब कुछ लोग कहते हैं कि जी 9 मई के तो फैसले होने चाहिए। अब देखें ना बार बार बात आती है 350 के करीब 300 केसेस सिविलियन अदालतों में, 100 के करीब केसेस जो है मिलिट्री कोर्ट्स में, वो सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर पा रही। ये जो 300 केसेस है, 350 केसेस, यहाँ पे भले हो सकता है इन्वेस्टिगेशन उसकी पुलिस ने सही नहीं की, प्रोसिक्यूशन का केस कुछ वीक हो, गवाहों का मसला होता है, इन्वेस्टिगेशन का एविडेंस लेने की बात होती है, लेकिन वहाँ हो क्या रहा है? वहाँ सूरत हाल ये है कि वहाँ अदालत में केस चलता ही नहीं है। ट्रायल कोर्ट में बार बार इनके वकला जो है ना वो जाके पीटीआई के नई तारीख ले लेते हैं, या ये होता है कि जो कहते हैं जी जज को बदल दिया जाए, तो वहाँ पे मामला बड़ा स्टैंड चिल है। तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि स्टेज पे वो क्या करे। हुकूमत को कहते हैं तो हुकूमत कहती है कि हम तो तैयार है करने के लिए। एक सूबा जो दहशतगर्दी की जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है, या केपी में, बलूचिस्तान में, वहाँ पे जहाँ पे केपी में जिनकी हुकूमत है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मामला आमना इस तरह हल नहीं होगा। अब यह है कि अगर कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है पीटीआई के लिए, अगर पीटीआई समझती है उसके साथ ज्यादती की जा रही है, उसका मैंडेट चोरी किया गया है, उनको हुकूमत वापस की जाए। इन्होंने 3 शराइत रखी थी कि ये बातचीत की, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, हुकूमत छोड़ के चली जाए, तो हुकूमत तो आपको कोई ऐसे नहीं देगा भाई, आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। हम ना आप बातचीत करेंगे, अपना कोई पैनल बिठाएं और शायद आपका कोई रास्ता निकल आए, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले आगे जाने के लिए। या ये भी बात हो रही है कि जी साल सवा साल के बाद इलेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन हम ना इस सब काम करने के लिए आपका पॉलिटिकल अक्यूमन होना चाहिए ना। सियासी तौर पे आप बैठ के आप कुछ लोगों को, भले आप नहीं करते, सर ये क्रैकडाउन तेज करने से बातचीत का माहौल बन जाएगा? देखिए बातचीत का माहौल बनेगा नहीं बनेगा तो हम ना हुकूमत दबाव में आएगी, एस्टैब्लिशमेंट दबाव में आएगी कि देखिए पीटीआई इवेंचुअली बात मान गई, लेकिन दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं सही आ रहा। तो मेरा ख्याल है इसको काउंटर करने का एक ही तरीका है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि एस्टैब्लिशमेंट को ये अच्छा लगता है कि जी सियासी तौर पे अगर केस उनका कमजोर हो तो वो चाहे वो डिजिटल दहशतगर्दी है या अदरवाइज दहशतगर्दी है, उसको रोकने में एक जो मैसेज आता है, वो जो एक मीडिया के जरिए का जो एक परसेप्शन बनता है, वो बात बनती नहीं है कि लोग कहें कि जी पीपल आर विद देम, सियासी जमातें, पार्लियामेंट और सारे इंस्टीट्यूशन एक जगह हैं, तो एक मैसेज ऑफ वननेस जाता है, वो नहीं जा रहा। वो उसी सूरत में जाएगा कि जब सारे लोग बैठ जाएंगे। अब ये हम देखते हैं कि अपना पीटीआई वो वक्फे के साथ कोई फुलझड़ी छोड़ती है, कभी कहती बातचीत करनी है, कभी कहते हैं हमने बात नहीं करनी, कभी कहते हैं कि हुकूमत से नहीं करनी, एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, कभी कहते हैं जनरल आसिम से करनी है, कभी कहते हैं नहीं करनी, कभी कहते हैं जनरल आसिम से बदला लेना है। तो देखेंगे जो आप हर जगह पे थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना स्टैंड चेंज करते हैं, तो सियासी तौर पे इसका आपको नुकसान होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये बातचीत का जो माहौल बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स जो जिनको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए, किसी हद तक वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। ये अनफॉर्चुनेटली जो सारी सूरत हाल बन रही है, पॉलिटिकल टसल जो है वो एक दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि उसमें वो तेज़ी आती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर दानिश, साथ ही साथ एहतशामुल हक साहब, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, मैं आपका शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एनर्जी क्राइसिस इसके हवाले से डिस्कशन होगी। वेलकम बैक वंस अगेन। मुल्क में जारी मुआशी बहरान ख़त्म करने की बातें तो हम देख रहे हैं कि बहुत हो रही हैं, लेकिन मुआशी गर्दाब से निकलने के नाम पर आवाम के गलों में भारी भरकम टैक्सेस, बिजली गैस के इजाफी चार्जेस का तोक डाल दिया गया है। और जैसा कि हम बारहा ये जिक्र करते आए हैं कि अक्सर घराने अपनी माहाना आमदन का बेशतर हिस्सा बिजली के बिल्स की नज़र करने पर मजबूर हो गए हैं।
अगर हम बात करें 1994 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लोड शेडिंग को ओवरकम करने के लिए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स या IPPs को बिजली बनाने के लिए मुतारिफ करवाया। उनके साथ मुआहदा हुआ कि ये लोग बिजली की पैदावार के लिए पावर प्लांट्स खुद या गैर मुल्की सरमायाकारी से लगाएंगे और हुकूमत पाबंद होगी कि उनकी पैदावारी गुंजाइश यानी कैपेसिटी पेमेंट्स के तहत इनसे तमाम बिजली खरीदे जिसके एवज़ अदायगियाँ डॉलर्स में की जाएंगी। फिर एक के बाद एक मुख्तलिफ हुकूमतों ने बिजली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर से ऐसे तवील मुआहदे किए जिन्हें माहाना कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपए की अदायगी की जाती है और बोझ अवाम की जेबों पर पड़ता है। मुख्तलिफ जमातों के दौरे हुकूमत की अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग नून के 2013 से 2018 के दौरे हुकूमत में 130 बिजली बनाने वाली कंपनीज़ के साथ मुआहदे किए गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 48 कंपनीज़, पीपल्स पार्टी के दौर में 35 कंपनीज़, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 30 कंपनियों के साथ बिजली बनाने के तवील मुआहदे किए गए। हुकूमत की जानिब से नेपरा ने IPPs के साथ मुआहदे किए हैं और कुछ कंपनीज़ के साथ 2057 तक के मुआहदे किए गए हैं, यानी आइंदा 33 साल तक इन कंपनीज़ को अदायगियाँ जारी रहेंगी। जबकि इस तमाम सूरत हाल का जो गौर तलब और तशवीशनाक पहलू है कि आज तक यही समझा गया कि बिजली घरों में अक्सरियत गैर मुल्की कंपनीज़ की है, लेकिन साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। 52% बिजली घर हुकूमत की और 28% निजी सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर की मिल्कियत है, यानी 80% प्लांट्स पाकिस्तानियों की मिल्कियत है जिनको माहाना अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं। इन बिजली घरों की ना पैदावारी लागत की जांच पड़ताल का शफाफ इंतज़ाम है और ना ही हुकूमतों ने इस मामले में संजीदगी से काम लिया है, यानी बिजली के नाम पर माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला हमें दिखाई दे रहा है। सेगमेंट में आगे चलकर तारुफ करवा देती हूँ, लेकिन आपको इस हवाले से डिस्कशन करते हैं, लेकिन मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ। ये हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं ऐसे प्लांट हैं जिनको बाकायदगी से कैपेसिटी पेमेंट हो रही है, लेकिन वो बिजली नहीं बना रहे। इनमें से 3 ऐसे प्लांट्स हैं जो बिल्कुल भी बिजली पैदा नहीं कर रहे, जबकि 37 प्लांट्स 25% से भी कम बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा 60 ऐसे प्लांट्स हैं जो 25% या उससे कुछ ज़्यादा बिजली बना रहे हैं। एक तो सर ये कि क्या हम IPPs के लिए जो हमने मुआहदे किए हैं इनको रिव्यू कर सकते हैं, रिविज़िट किया जा सकता है इन मामला को, क्योंकि ये जिस तरह से आवाम के लिए ये अनअफोर्डेबल हो चुके हैं मामला। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। मैंने इस पे तकरीबन 10 साल से मैंने ये डिस्क्लोज़ किया हुआ है, जो गौहर एजाज साहब ने 1 महीना पहले किया मुख्तलिफ़ TVs पे, और हर टॉक शो में ये बात होती रही, लेकिन क्योंकि वो किसी के इंटरेस्ट में नहीं था इसलिए किसी ने उसे उठाया नहीं। अब क्योंकि FPCCI वालों ने इसको उठाया है तो इसलिए अच्छा, जितने IPPs हैं, हैरत मुझे ये हो रही है एजाज गौहर साहब के कि वो तो सारे उनके मेंबर हैं, FPCCI के सारे उनके मेंबर हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है IPP का ओनर जो फेडरेशन जो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी और हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, वो सब उन्हीं के मेंबर हैं। एक बात तो ये आप सोच लें। 1994 में जो पॉलिसी बनाई गई बेनज़ीर की, उस वक्त मैं सीमेंस का मैनेजिंग डायरेक्टर था डेजिग्नेटेड। मैंने उस वक्त ये कहा था कि आप ये जो मुआहदा कर रहे हैं ये आखिर में जाके होगा। उसकी रिकॉर्ड भी है, शाहिद साहब होते थे, शाहिद खान साहब जो बेनज़ीर की हुकूमत में उसे देख रहे थे। तो सबसे पहला मुआहदा हुआ था हबको का। हबको पे हमने कहा था कि इसको आप इनको खुद आप ये बिडिंग ये करवाएं कि कितने में देंगे और क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ताकि सब अपनी अपनी बिडिंग दें जिसकी जो वैल्यू बनती है। जैसे हर टेक्सटाइल वाला अपना कपड़ा अपनी मर्ज़ी से बेचता है ना, उसका पहले से तय तो नहीं किया जा सकता कि आप सारे कपड़े 10 रुपये गज़ बेचेंगे। तो ये तय कर दिया गया कि नहीं, इतने मिलियन का प्लांट लगेगा पर मेगावाट, ये ताकि सब के बीच में एक आपका खांचा आ जाए। ये पहले दिन से ऐसा है। ये 90 आज की बात नहीं, 94 फिर 99 में आके एक दफ़ा और कमेटी बनी, उसने और बेहतर मुआहदे कर लिए, कौम के हक़ में नहीं, IPP के हक़ में। फिर उसके बाद 2013 में अच्छा, इन तमाम मुआहदों के नतीजे में 2013 में 480 बिलियन का सर्कुलर डेट बना, जो कि अदा कर दिया गया इस बहाने से कि साहब आइंदा नहीं बनेगा। अच्छा, और उस वक्त वो 480 बिलियन डॉलर तकरीबन 5 बिलियन डॉलर बनते थे, 480 बिलियन रुपए, क्योंकि डॉलर का रेट कम था। अब उसके बाद जो मुआहदा किया गया वो उससे बुरा बना, यानी उसके बाद 2018 के इलेक्शन में ये ट्रिलियंस में चला गया सर्कुलर डेट।
अब उसके बाद जो मुआहदा किया गया, जो 4 वज़ीर थे जिन्होंने बैठ के ये मुआहदा किया, वो अरबोपति होकर मुल्क से चले गए और शोर इसी तरह मचा जैसे अब मच रहा है IPP से। अब ये भी मुझे लगता है कि किसी ने फ़ाइल दे के शुरू किया है कि इससे पहले कि अवाम IPPs के ऊपर आएँ तो कोई हमारी तरफ से बोलना शुरू कर दे हमारे ही ख़िलाफ़, ताकि IPP का मुआहदा फिर यही लोग करें और फिर और बेहतर मुआहदा IPP के हक़ में हो जाए। क्योंकि जितने IPP के मेंबर हैं आप उनकी लिस्ट उठा लें, 101 मेंबर्स हैं, 101 IPPs हैं, वो सारे FPCCI के मेंबर हैं और उन्हीं का जो प्रेसिडेंट है वो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो वो तो भाई आप अपने IPP में वहीं बैठ के तय कर लें कि भाई नहीं करो ये हरकतें, सिस्टम रिवाइज करो। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक आपने दूसरा सवाल उठाया, एक और चीज़ भी जो IPP मैं मायदे पे आ रहा हूँ, जो आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब दे दूँ। दूसरा सवाल आपका ये था इसमें कि इसको रिविजिट किया जाए, इसको तो आप एक यक कलम ख़त्म कर सकते। क्यों? उसकी वजह है कि IPP में जो सॉवरेन गारंटी है उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर इस गारंटी ये चीज़ें IPP ने नहीं की तो उसका मुआहदा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसमें से 90% IPP ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्टर हैं। अब जैसे ही 90% को बुला के बात की जाएगी, इसीलिए ये पहले से शोर मचा देते ताकि ये बात ही ना हो, बिजली बंद हो जाएगी, मुल्क में अंधेरा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, डिमना, खौफ हरास फैल जाए ताकि फिर और अच्छा मुआहदा हो जाए। डिफेंस के बजट से ज़्यादा बजट हो गया IPP का बाय द वे, और जो ये अब मुल्क की सॉवरेंटी के ऊपर आ गई ये बात, और सिक्योरिटी, इसको तो SPD के नीचे ले जाना चाहिए, जहां एटॉमिक एनर्जी है उसी के नीचे इस एनर्जी को ले जाएं ताकि ये ठीक की जा सके। SIFC के तहत इसका नोटिस लिया जाए। इसकी सिर्फ एक वाहिद ही हस्ती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो इसे ठीक कर सकते, बाकी तो सब इसमें पार्टनर हैं। और इसको जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 60% बिजली के प्लांट ऐसे हैं जो कभी बहुत ही मुश्किल से चलते हैं और वो भी सिर्फ ना होने के बराबर चलते हैं, और वो भी बिजली इतनी महंगी पैदा करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसमें चोरी इतनी है, फ्यूल की चोरी है, एफिशिएंसी की चोरी है, इसका एनर्जी ऑडिट नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जैसी की जाएंगी, सारे IPP आपके घुटने टेक के खुद आएंगे, कहेंगे हमसे मुआहदा दोबारा कर लीजिए किसी बेहतर तरीके से। एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं लगारी साहब के सामने भी रखती हूँ, फिर मैं आई विल गेट बैक टू यू सुहेल साहब। लगारी साहब, 22,000 मेगावाट की कहा जा रहा है कि डिमांड थी, तो 4300 मेगावाट के प्लांट्स लगाए गए। चेयरमैन एप्टवा आज इस हवाले से बात कर रहे थे, उन्होंने भी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। सर, अगर हम इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे तो आप नहीं समझते कि बड़ा मेजर अनरेस्ट हो सकता है सोशली? अगर देखा जाए अवाम जो इस वक्त बेताब है, कहाँ से बिजली के बिल भरें, ये मामला तो आप आउट ऑफ हैंड्स ना हो जाए। मेरा ख्याल है कि सुहेल साहब ने हमारी बहुत सी मुश्किल को हल कर दिया है, और उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमारे साबिक वज़ीर ने, उन्होंने भी आदाद-ओ-शुमार से हमारी मदद की है। पहले ये तासुर था कि जनाब ये जो IPPs हैं ये सारे गैर मुल्की कंपनियां हैं, वो पाकिस्तान से चली जाएंगी और पाकिस्तान अंधेरों में डूब जाएगा, और हमें जो है वो जो भी होगा इनकी शराइत माननी पड़ेंगी। अब हम लिस्ट देखते हैं, ये लिस्ट मेरे पास मौजूद है। इसमें तकरीबन कोई 80% से ज़्यादा लगता है कि ये हमारे अपने मुल्क के हैं। कुछ इसमें पब्लिक सेक्टर है और कुछ जो है वो निजी सेक्टर जो है वो कर रहा है। असल मसला ये है कि ये पिछले साल की बात है, आदाद-ओ-शुमार हैं कि इन्होंने 11 खरब 98 अरब की बिजली फराहम की, और जो बिजली का बिल था उनको जो गया है वो 31 खरब 27 अरब रुपए की अदायगी हुई है इनको, और बिजली की कीमत जो इन्होंने दी है वो 11 खरब की बिजली दी, 11 खरब 98 अरब 12 खरब के करीब, और वसूली जो इनको हुई है वो 31 खरब के करीब इनको हुई है। 19 खरब 29 अरब का जो है ये इनको कैपेसिटी चार्जेस के मद में दिया गया। भाई ये आखिर ये चीज़ क्या है? आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप बगैर प्रोड्यूस किए जो है अरबों रुपए दे रहे हैं, ये क्या चीज़ है? पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझानी पड़ेगी कि जनाब इस बात के लिए हमें PTI के इशू पर, हमें पीपल्स पार्टी के इशू पर, हमें नून लीग के इशू पर, हमें किसी इशू पर बैठकर एहतजाज करने और सीना को भी करने से हमारा मसला हल नहीं होगा। हमारा मसला तो ये है, अब हमारे गले में अटक गया है। हुकूमत ने IPP की पैदावारी लागत पर 38% अदायगियाँ की हैं, जबकि 62% अदायगियाँ जो है कैपेसिटी की मद में की हैं। यानी ये तो देखें ना, इनको 38% जो अदायगी हुई है वो तो उनकी
जो उनने बिजली आपको पैदावारी उनकी जो पैदावार हुई बिजली की उसके मद में दी गई। 62% बिजली जो है वो भी हमारे गले में डाल दी गई है ना, कंज्यूमर के गले में डाल दी गई है। इसने इतने अदा करनी है, कोई हुकूमत अपने घर से थोड़ी दे रही है, वो नोट नहीं छाप रही है। नोट छाप भी रही हो, अगर मुल्क में इन्फ्लेशन भी हो तब भी, तो असल तो यहाँ के लोगों के जेब से जा रहा है, जो कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर है या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, उसके पास से जा रही है और वो दे रहा है। और फिर जब चोरी हो जाती है, और ये इदारे खुद चोरी कराते हैं, जब चोरी हो जाती है तो कहते हैं कि जनाब चोरी का भी पैसा आपसे वसूल करेंगे जो पे कर रहा है, जो ऑलरेडी इसकी अदायगी कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म है। इस वक्त सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ी ज्यादती हमने उस वक्त सुना था जनाब गर्दिशी कर रहे पाकिस्तान पर इतने हो गए हैं और इनको तो अदा करना पड़ेगा। तो मालूम हुआ कि ये इनकी पेमेंट्स थी जो इनको अदा की जानी थी। आपके अपने मुल्क के ये लिस्ट मौजूद है जिसमें चंद जो हैं वो ज़ाहिर है बाहर की कंपनियां भी हैं। और ये हफ्को जो लगाया था 1992 में जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया था, इसका इनोग्रेशन किया था, और फिर बेनज़ीर भुट्टो ने इसके जब प्लांट शुरू हुआ तो उसको चलने के लिए उसके जाकर उन्होंने इफ्तिताह किया था। लेकिन ये तो लाया गया ना, 130 कंपनियों को जो है PMLN ने इस मुल्क में मौका दिया है कि वो आएँ और जनाब आपके पास दरवाजे खुले हुए और मुल्की भी हैं। हाँ। और वो ये एक अंधी बेमुहार लूट मार है। इस लूट मार का कोई इसका नहीं है। इन तमाम मुआहदों को कैंसिल किया जाए, मनसूख कर दिया जाए, और उसके बाद ये नहीं है कि जनाब इनके साथ रीनेगोशिएट किए जाएँ, फिर नई चीज़ें बनाई जाएँ ताकि ये नए मुतालबात लेकर आएँ और फिर आपसे नए पैसे मांगें। ठीक है सुहेल साहब, ये वही अगेन जिससे लगारी साहब भी बात करें, IPPs को आप इस सारे इशू का रूट कॉज नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी जब गवर्नमेंट इनके साथ मुआहदे जिस वक्त कर रही होती है, ये एक्सपेंसिव किस्म के कॉन्ट्रैक्ट जिस वक्त साइन किए जा रहे होते हैं, तो जो हमारे यूज़र्स हैं, आम सार्फिन हैं, उनके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखना ये किसका काम है? हुकूमत वक्त का। तो वो उस वक्त क्या कर रही होती है, क्या माइंडसेट है? कमीशन ले रही, कमीशन, किकबैक्स। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी जो पे कर रहे हैं, मुझे एक बात सवाल मैं लगारी साहब से कर रहा हूँ, वो मुझे बताएं कि फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है मुल्क में इस वक्त, अगर ओवर कैपेसिटी है। एक तरफ तो आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप आवाम को बगैर बिजली 14 घंटे 16 घंटे। अब मुझे बताइए कि अगर कैपेसिटी पेमेंट कैसे की जा सकती है अगर मेरे पास कैपेसिटी है और लोग बगैर बिजली के? ये कोई तरीका है? ये कोई समझ की बात है? इतनी सिंपल सी बात है ये कि अगर कैपेसिटी है तो भाई सबको बिजली दो, और अगर कैपेसिटी, और बिजली का बिल तो ले ही रहे हैं ना, जिससे भी ले रहे हैं, और अगर कैपेसिटी, अच्छा आप जितनी ज़्यादा कीमत बढ़ाएंगे बिल की उतनी ज़्यादा सर्कुलर डेट बढ़ेगा, क्योंकि पहले एक यूनिट 8 रुपए का चोरी होता था आज से 10 साल पहले 2013 में, आज वही यूनिट 80 रुपए का तय होता है। तो 8 × 10 टाइम्स सर्कुलर डेट एक दिन में बढ़ता है, 10 टाइम्स। तो ये लोग समझते नहीं, टेक्निकल लोग ने। मैंने 50 साल इसी एनर्जी में काम किया, इस मुल्क को सही किया, और भी मुल्कों में काम करता हूँ, वहाँ भी एनर्जी सही की है, सलूशन दे चुका हूँ, पूरा सलूशन दिया। लेकिन वो सलूशन किसी के हक़ में नहीं है, क्योंकि वो तो सब पैसे बना रहे हैं ना, इससे इंडस्ट्री से थोड़ी बना रहे हैं। इंडस्ट्री के में तो वो मेंबर होते हैं, इधर पैसे वो एनर्जी से बना रहे हैं। हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर टेक्सटाइल वाले की एनर्जी कंपनी है, हर टेक्सटाइल वाले की, और वो कहते हैं टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो भैया वो जो टेक्सटाइल वाला, अच्छा कैप्टिव पावर के नाम से टेक्सटाइल वालों ने दबा के लगाए, तो वो भी तो IPP थे, कैप्टिव पावर। लोगों को इसकी टेक्नोलॉजी नहीं पता, थोड़े से वक्त में बताते हुए अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि ये तो बहुत सीरियस इशू है। अगर आप इसको डिबेट करें तो कौमी सतह पे इसे रोज़ डिबेट होना चाहिए, और इसकी एक एक पहलू पे डिबेट होना चाहिए कि सोलर एनर्जी क्यों इतनी महंगी लगी, विंड पावर जो इतने सारे लगे हुए उनको कैपेसिटी पेमेंट आप दे रहे हैं, और विंड पावर चल ही नहीं रहा क्योंकि आपके पास स्मार्ट ग्रिड नहीं है, तो इसलिए आप उन्हें दे रहे हैं। इसी तरह आप रन ऑफ द रिवर को क्यों नहीं दे रहे, आप हाइडल पे क्यों नहीं लगा रहे, आप ये सारी चीज़ें। और कोल का प्लांट आपने मुल्तान में क्यों लगाया? कोल का प्लांट तो कराची में लगना चाहिए था। कोल यहाँ से मुल्तान लेके कैसे जाएंगे? ना आपकी ट्रेन चलती है, ना बस चलती है। दूसरी चीज़ है कि LNG का प्लांट भी आपने वहाँ लगाया, LNG आती है पोर्ट के ऊपर, तो जिन लोगों की बिजली प्लांट है उन्हीं की LNG है, उन्हीं के प्लांट है, उन्हीं की टेक्सटाइल है, उन्हीं की गाड़ी है, उन्हीं की शुगर है, उन्हीं का वीट है, उन्हीं की एग्रीकल्चर लैंड है, हर चीज़ इस मुल्क में जो बिजनेस है उन्हीं का, फर्टिलाइजर उन्हीं का है, मैं क्या क्या नाम लूँ, गाड़ियाँ उन्हीं की हैं, बैंक उन्हीं के हैं, सब कुछ उन्हीं का है। तो अब ये जो 90 लोग हैं इनसे बात कर लीजिए, 25 करोड़ लोगों को तंग ना कीजिए, 90 लोगों को बुला के बात कीजिए। पुतिन ने अभी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जो लोकल
लोकल आईपीपी से आप उनसे तो बात कर सकते हैं सर, सारे लोकल है, एक भी बाहर का नहीं है। मेरे से गारंटी ले लें, कोई बाहर का नहीं है। चाइनीज वो कह रहे हैं कि उनके भी हैं, उसमें भी लोकल पार्टनर हैं। ओके, तो अब अर्जेंट रिफॉर्म्स क्या किए जा सकते हैं? अर्जेंट रिफॉर्म्स यही है कि किसी टेक्निकल आदमी को बिठाएं, जैसे आप और मैं सामने बैठे, और हम आईपीपी को एक को बुला के साबित कर दे भाई तुमने इसमें गबन किया है, इसमें डिफॉल्ट किया है, इसमें चोरी किया, वो खुद ही भाग जाएगा। वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा ही नहीं सकता। इंटरनेशनल कोर्ट में करप्शन की बेसिस पे, मनी लॉन्ड्रिंग की बेसिस पे कोई बंदा, ये सारे मनी लॉन्ड्रर हैं। तो आप ये कह रहे हैं इंटेंट की कमी है हुकूमत की? नहीं, विल की कमी है, विल की कमी नहीं, और अपना इंटरेस्ट है, जाती इंटरेस्ट है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप प्लान के नाम तो देखे, अभी शहबाज साहब, ये साहब, वो साहब, मैं तो नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप पढ़ लीजिए सबके नाम। अब तो पब्लिक हो गया, इसलिए मेरे लेने ना लेने से फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, और जी, जो एफपीसीसीआई बात कर रही है, जिनके प्रेसिडेंट साहब शोर मचा रहे हैं, उनसे पूछें इनमें से कितने उनके मेंबर हैं। सवाल पूछिएगा अगली दफ़ा मेरी तरफ। जी ज़रूर ज़रूर, ये क्वेश्चन उनके सामने रखेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं कि लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट, लगारी साहब को पता है, नाम पढ़ लें, अभी पता चल जाएगा। सर ये बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब से मैं एक क्लोजिंग रिमार्क्स इस हवाले से लूँगी। लगारी साहब, क्योंकि शो का वक्त खत्म हुआ जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी हमारी लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप शो का वक्त ख़त्म करें या पाकिस्तान का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है? जी, अल्लाह खैर करे। आपकी बात जिस नहज पे हम पहुँच चुके हैं, लेकिन ये हालात अगर SIFC ने नहीं टेक ओवर किया तो थिंग्स विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। लगारी साहब, आपने शुरू में कहा था। मैं एग्री करता हूँ जनाब सुहेल साहब से, मैं 100% एग्री करता हूँ कि अगर आपने मामलात को ठीक करना है तो उनको बुलाएं। एक जो है जो फरीक हैं, जो इसमें IPPs हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, सबकी इंडस्ट्रीज़ हैं, और सब जगह से बैठकर वो सबसे ज़्यादा यहाँ से कमा रहे हैं, और कमा कर पाकिस्तान को अंधेरों में डाला हुआ है। आप इनको बुलाएं और इनको कहें कि जनाब इनफ इज इनफ, अब बैठें और बात करें, आपके साथ ये अगर रोज़ एक दिन बुलाएं तो 90 दिन का काम है। ठीक है जी। सुहेल बजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।